वहाँ खुद इंडिया अलायंस बिखरता नजर आ रहा है, उसका भविष्य बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि भारत की जनता जो है, कई बार देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से मत देती है। जैसे अगर आप 5 साल पहले ही देखें तो इन सभी राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को सफलता मिली थी। उसके पहले कर्नाटक के चुनाव में भी कांग्रेस जीती थी। लेकिन उससे कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सफलता मिली कि कई राज्यों में कांग्रेस एकदम सिमट गई। तो जो पार्टियां थीं इंडिया अलायंस में, उनमें से कई का ऐसा मानना था कि हमारा लक्ष्य 2024 का आम चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन चूंकि हर एक पार्टी का अपना एक अपने अस्तित्व का भी सवाल होता है। जैसे हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं इसीलिए कि भाई हम एक चुनावी पार्टी हैं और चुनाव लड़ना एक मुख्य काम है राजनीतिक दल का। लेकिन जो अहम चुनाव है 2024 का, जिसमें ये तय होना है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहेगा कि नहीं, उसके लिए सारे विपक्षी दल एक हैं। और जो आपको बिखराव दिखाई पड़ रहा है, वो जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे और सरकारें बन जाएंगी, वो सब फिर एक हो जाएंगे और 2024 में सब मिल के ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने भी बिना उस गठबंधन का हिस्सा हुए, हमें मालूम है कि हमें कोई एक सीट भी नहीं मिलने वाली है उसमें, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। लेकिन संदीप जी, आपने कहा कि हमारा समर्थन जो है सोशलिस्ट पार्टी का वो अनकंडीशनल है। जी जी जी। आपकी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारधारा बहुत ही अहम है। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ इश्यूज वहाँ पे उस इंडिया अलायंस के सामने रखने चाहिए थे? गरीबों का इशूज, आपको शोषण का इशू, ये सब आपने रखा या अनकंडीशनल का क्या मतलब है? देखिए, हमारा ये मानना है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में अंतर ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से आप लड़ सकते हैं, अपनी कुछ बातें मनवा सकते हैं। जैसे हमारा अनुभव रहा सूचना के अधिकार कानून में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 परिवर्तन करना चाह रहे थे उस कानून को कमज़ोर करने के लिए। मैं यहाँ अनशन पे बैठा जंतर मंतर पे, अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे वो रालेगंज सिद्धि में अनशन पे बैठे और एक दबाव बनाया और सरकार मान गई और उसने वो वापस लिए अपने प्रस्ताव। सूचना के अधिकार से लेके शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार कानून, मनरेगा, ऐसे बहुत सारे कानून बने जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव पे बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो वो कोई बात सुनती ही नहीं। वो सिर्फ उसने जो अपनी एक विचारधारा तय की हुई है उसके अनुसार ही काम करती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाएं और उसके बाद यदि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई सरकार बनती भी है तो जो मुद्दे आप बता रहे हैं, असमानता का मुद्दा, नई आर्थिक नीति का मुद्दा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा का मुद्दा। आज ये भी सवाल हमारी मीटिंग में उठा कि भाई जहाँ कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं वहाँ भी अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, तो इस देश में सभी को सुरक्षा की गारंटी मिले। ये सारे जो मुद्दे हैं ये हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपका ये कहना है कि भारत की जनता विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग वोट करती है। जी जी जी। और ये लगातार देखा जा रहा है। अगर इस बार भी अगर कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं, जैसे आप लोग क्लेम कर रहे हैं, तो क्या लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं देगी जनता? जबकि गरीब, पिछड़ा, मजदूर ज्यादा वोट कर रहा है भाजपा को, ये देखने में आ रहा है। नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि ये इस चुनाव के परिणाम और जो लोकसभा के परिणाम है वो एकदम अलग अलग हो सकते हैं। अंतर ये है कि 2019 में विपक्षी दल एक नहीं थे, इस बार विपक्षी दल एक हो गए हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव में जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसमें उनको 31% मत मिले थे और दूसरे चुनाव में जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसमें उनको 39% वोट मिले थे। तो अभी भी उनको बहुसंख्यक मत नहीं मिल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सारा विपक्ष एक साथ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार रहेगा विपक्ष का, तो वो ही जीतेगा।
हो सकता है ये रणनीति उत्तर प्रदेश में काम न करे, गुजरात में काम न करे, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में काम करे। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में जो गरीबों के जो जन मुद्दे होते हैं उस पे ज़्यादा सुनवाई होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ अब वो लोग भी नकल कर रहे हैं जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, और आप जैसे जो लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी आवाज़ें उस तरह से नहीं सुनी जा रही हैं। उसमें भी एक दक्षिणपंथी जिसको बोलते हैं राइट विंग उसमें डिविएशन आया है। तो क्या आपको उसी तरह से आपको एक महत्वपूर्ण आवाज़ मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी आवाज़ नहीं है, ये कबूल करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश के इतिहास में। चाहे वो लोहिया की सप्त क्रांति हो, पिछड़ों के आरक्षण को मुखरता से उठाने की बात हो, नर नारी समानता की बात हो, या लोकसभा में किशन पटनायक द्वारा भूखमरी का सवाल पहली बार उठाने की बात हो, या इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया तो जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी बना के उनको परास्त कर लोकतंत्र को बहाल करने की बात हो, तो हम अपनी वो भूमिका देख रहे हैं जो एक वैचारिक है। तो हम अपने मुद्दे उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो आपका कहना बिल्कुल सही है, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की आर्थिक नीति नरसिम्हा राव सरकार ने लागू की, बाबरी मस्जिद का ताला उन्होंने खोला, ऐसे बहुत सारे काम किए जो हमें मालूम है कि वो गलत थे। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में कम से कम ये गुंजाइश है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके ऊपर दबाव बना के कुछ निर्णय हम उनसे करवा सकते हैं, जो गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं रहती। तो हमारा काम है मुद्दों को उठाना, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबों के पक्ष में 7-8 अच्छे कानून बनाए, उसी तरह से आगे भी वो काम करेंगे। अच्छा सर, आप पूरे देश भर में घूमते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार, वर्तमान जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार और पॉपुलर हो रही है, लोगों का क्या मूड है? क्या लोग जो हैं नई सरकार लाने के लिए बिल्कुल मन बना चुके हैं? आपकी क्या फीलिंग है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है, लोग धार्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दे के प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अभी कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है कि उनकी जो दूसरी नीतियां हैं, लोगों के आम जीवन पे जो प्रभाव डालती हैं, चाहे वो अनाज का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, या और जो सुविधाएं हैं, उसमें लोग काफ़ी त्रस्त हैं। लेकिन लोगों को कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन एक विकल्प के रूप में आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा है और साथ ही इस देश को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने का, वो उसको खारिज करेगी। अच्छा, अगर आप राहुल गांधी जी से मिले या इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं से मिले या कभी आपको बुलाया गया, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से किन किन इश्यूज़ को उनके सामने रखेंगे कि उनको उन इशू पे काम करना चाहिए? कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो बताइए सर। सबसे पहला मुद्दा हम ये उठाएंगे कि समान शिक्षा प्रणाली और समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करें, यानी कि सभी के लिए एक जैसी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो और मुफ्त हो, क्योंकि पूरी दुनिया में यही मॉडल है जो आम लोगों के हित में काम किया है। नंबर 2, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, जैसे आपने शिक्षा को बनाया है, और रोजगार को भी ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के लिए बनाया है, लेकिन हम 365 दिन की और सभी नागरिकों के लिए रोजगार की गारंटी चाहते हैं, और संविदा और ठेका मजदूरी का जो व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए। और तीसरा हम ये चाहेंगे कि धर्म के क्षेत्र को राजनीति से अलग किया जाए। अगर किसी को कोई धार्मिक काम करना है तो वो अपनी निजी हैसियत से ज़रूर करे, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो धार्मिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन है उस पर रोक लगनी चाहिए। लोग अपने घरों में करें, धार्मिक स्थलों पे करें, लेकिन धर्म को राजनीति का मुद्दा न बनाएं। अच्छा, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सर, या फिर जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अब समाज में हाशिए पे हैं, उनके लिए
क्या इश्यूज आप समझ रहे हैं कि आपको आपकी पार्टी को उठाना चाहिए या फिर इंडिया अलायंस को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो काफ़ी पीछे जा रहे हैं, दलितों पे हमले रुक नहीं रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे भी हमले हो रहे हैं। तो इस दिशा में आपकी पार्टी क्या किन किन मुद्दों को उठा रही है, किन किन मसाइल को उठा रही है? नहीं, ये जो तीनों बातें मैंने कही उसमें वो शामिल है। देखिए, समान शिक्षा, समान चिकित्सा अगर लागू होगा तो सबसे इसका बड़ा फायदा दलितों को, अल्पसंख्यकों को, यानी जो देश का जो गरीब वर्ग है उसी को मिलेगा। और अगर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में बंद हो गया तो जो लोगों को परेशान किया जाता है धर्म के नाम पे, वो भी रुकेगा। तो एक तरीके से हम इन तीन बातों में हम गरीबों के लिए, वंचितों के लिए हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं और उनके अधिकारों की ही बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आने वाले दिनों में, आखिरी सवाल है, आने वाले दिनों में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एक नई सरकार बनाने के लिए, एक सांप्रदायिक सरकार को भगाने के लिए आप लोग और आगे क्या क्या करेंगे? आज तो आपने अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया अलायंस को दे दिया, लेकिन आगे का आपका प्रोग्राम क्या है, ये भी जरा बता दीजिए। आगे अब हम लोग जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें हम इस विचार को मजबूती के साथ पहुँचाएंगे। वो काम हमने शुरू कर दिया है। अभी सितंबर के महीने में हमने डॉक्टर लोहिया की जन्म स्थान अकबरपुर से आचार्य नरेंद्र देव की कार्यस्थली फैज़ाबाद तक एक पदयात्रा की। आचार्य नरेंद्र देव की समाधि लखनऊ से उनके जन्म स्थान सीतापुर तक एक पदयात्रा की। इन पदयात्राओं के माध्यम से हम सोशलिस्ट पार्टी का विचार और अपना घोषणा पत्र, जिसमें वो सारी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, गरीब वंचित तबके के अधिकार की बात, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात, उन सारी बातों को हम लेके जा रहे हैं। और हम एक पर्चा बांट रहे हैं और हम देश के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो तय करें कि ये देश धार्मिक राष्ट्रवाद के आधार पे चलेगा या उस राष्ट्रवाद के आधार पे चलेगा जो सपना गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। उनकी जो कल्पना थी भारत के बारे में, वो संविधान में निहित है। तो क्या ये देश इसके संविधान के हिसाब से चलेगा या वो धार्मिक आधार पे चलेगा? ये हम लोगों को एक पर्चा बांट के उनसे कह रहे हैं कि वो तय करें। दोस्तों, इस वक्त हम लोग दिल्ली के राजेंद्र भवन में थे, जहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे जी थे, और आज एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में कहा है कि अभी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, हालात को देखते हुए एक सांप्रदायिक सरकार को बाहर करने के लिए उन्होंने का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसको समर्थन दिया है। सर, राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक बनाने के बाद से कह रहे हैं समाजवादियों का मुद्दा उन्होंने सीधे सीधे उठा लिया है। वो बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश में अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में जीतती है तो जाति जनगणना होगा और आबादी के हिसाब से तमाम संस्थाओं में उन्हें जगह दी जाएगी। आपकी पार्टी का इस पर क्या कहना है? देखिए, आपको ये बता दें, ऐतिहासिक रूप से सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट के लोगों ने ही इस मुद्दे पे मुखरता से आवाज़ उठाई है। संविधान में पिछड़ों के आरक्षण की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया संविधान में, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी। वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने पहली बार ये नारा देके 100 में पावे पिछड़े 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण की बात की। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब पहली बार सोशलिस्ट लोगों की सरकार बनी, जनता पार्टी की, तो मंडल आयोग बनाया गया, जिसकी सिफारिशों को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में दूसरी समाजवादी सरकार बनी तो उसने उसको लागू किया। तो आप देखेंगे तो एक तरीके से इस देश में पिछड़ों के आरक्षण की बात या सामाजिक न्याय का सवाल सोशलिस्टों ने ही उठाया है सिर्फ, और उन्होंने ही इस पे काम किया है। आप देखिए कि जाति आधारित जनगणना करने का काम सबसे पहले बिहार राज्य में हुआ है, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं। वो जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए एक राजनीतिज्ञ हैं। तो ये इस मुद्दे में हम लोग इसके बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि ये इस मुद्दे को हमने शुरू से समर्थन दिया है और आज भी इसमें हमारा समर्थन है। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर जोड़ दूँ कि महिला आरक्षण के संदर्भ में ये सवाल जो बार बार उठाया जाता है कि महिला आरक्षण को फिर
जाति के आधार पर न बांटा जाए। इसमें हमारा एक सुझाव है कि 50% आरक्षण की बात हम लोग महिलाओं के लिए करते हैं, तो आप जो आरक्षण दे रहे हैं उसको आधा पुरुष आधा स्त्री में बांट दीजिए। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक जो भी आरक्षण दे रहे हैं आधा आधा बांट दीजिए, और जो बचे उसको में भी आधा महिला करिए, तो महिलाओं का 50% हो जाएगा और सभी वर्गों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सीधा सिग्नल देने से बच रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जब बिहार में सबसे पहले जाति सर्वे आ गया है, आरक्षण भी बढ़ाकर दे दिया गया है, उसको लागू करने की सिफारिश भी गवर्नर के यहाँ साइन हो गया है, तो आने वाले समय में 2024 यानी मई में नए प्रधानमंत्री, अगर नए प्रधानमंत्री आएंगे तो मई में आ जाएंगे, तो अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार जी में अगर राजनीतिक आमना सामना हो गया तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो आपकी पार्टी है, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग, आप इतिहास उठा के देख लीजिए सोशलिस्टों का, कभी भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। जब पहली जनता पार्टी की सरकार बनी तो नहीं तय था कि मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें जगजीवन राम भी दौड़ में थे, उसमें दूसरे लोग भी दौड़ में थे, लेकिन मोरारजी देसाई बने। जब जनता दल की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं, हाँ, देवीलाल दावा कर रहे थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने। और इस देश ने कभी सोचा नहीं था कि देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब जनता दल की सरकारें बनी तो ऐसे लोगों को भी मौका मिला। तो इसलिए हम लोगों का वो तरीका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि किसी चेहरे को आगे रख के हम चुनाव लड़ें, लेकिन सोशलिस्ट होते हुए इसमें कहने की कोई वो बात नहीं है कि हमें खुशी होगी कि अगर कोई सोशलिस्ट पृष्ठभूमि का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। और वैसे भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने में रुचि नहीं है, और ये एक अच्छी बात है कि इस देश में, क्योंकि इस देश की ये एक बहुत जीवंत परंपरा है। गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, किसी पद पे नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी किसी पद पे नहीं रहे। और अगर राहुल गांधी उस परंपरा का पालन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। संदीप पांडे जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।